ऑडियो 5 घर परिवार भी एक शरीर है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सत प्रवृत्तियों का अनुशासन। नारी की अनेकानेक विशिष्टताएं हैं। उनकी सहिष्णुता, उदारता, श्रमशीलता की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। भावुकता उनके अंतःकरण की असाधारण विशेषता है। यह अध्यात्म विशेषण है। इसी के आधार पर श्रद्धा भक्ति जगती है। सेवा और परमार्थ परायणता का उद्गम भी यह संवेदना ही है। इतने पर भी इसमें एक दोष भी है कि भावुकता को कोई मधुरभाषी ठग आसानी से अपना शिकार बना लेता है। लड़कियों के वयस्क होने पर उनका जहाँ रंग रूप निखरता है, शरीर पर नया रक्त मांस लहराता और शोभा सुषमा बढ़ाता है, इस लावण्य को देखकर कपटी कामुकों को जाल बिछाने और चिड़िया फंसाने की घात लगने का प्रपंच भी कार्यान्वित होने के लिए मचल पड़ता है। प्रेम पत्र लिखने से लेकर लंबे चौड़े वायदे करने, छोटे मोटे उपहार प्रस्तुत करने जैसे छद्म कार्यान्वित होने लगते हैं। इस कुचक्र में कई लड़कियां फंस भी जाती हैं। अवसर मिला तो कुछ कदम आगे भी बढ़ जाता है। लड़कियां बेखबर रहती हैं, पर शिकारी उनके हाथ से लिखे पत्रों को धोखे में खींचे गए फोटो का अपने लिए मजदूर करने की हुंडी बना लेते हैं। उनके आग्रह की पूर्ति की जाए, अन्यथा वे उन पत्रों फोटो को प्रकट करके उनका गृहस्थ जीवन नष्ट भ्रष्ट कर देने की धमकी देती हैं। बिदकने पर वे वैसा कर भी दिखाते हैं जैसी कि धमकी दे रहे थे। इस संकट में कई बार लड़कियों की जिंदगी ही दुभर हो जाती है। कई बार नवविवाहिता पति कुछ अपने किस्से सुनाकर पीछे पत्नी से भी उनकी गलतियां पूछ लेते हैं। पति अपने को सब कुछ करते रहने के लिए स्वतंत्र मानता है और नारी की एक भूल सुनकर भी आपे से बाहर हो जाता है। उसका ऐसा भयंकर बदला चुकाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सयानी लड़कियों को उनकी माता, भावज आदि द्वारा इन खतरों से आगाह कर दिया जाना चाहिए और बता देना चाहिए कि वे भावुकता के शिकार न बने, और बन गई हों तो अपनी दबी उंगली निकाल लें। यह प्रसंग ऐसा है जो लड़कियों के लिए बहुत महंगा और भारी पड़ता है। विवाह के लिए अपनी पूरी पात्रता और उत्सुकता हो तो ही हाँ करनी चाहिए और कदम बढ़ाना चाहिए। अनुपयुक्तता रहने पर भी अभिभावक यदि किसी प्रकार कहीं लड़की को चपेटकर पीछा छुड़ाने का उपक्रम करते हैं तो उनसे स्पष्ट इनकार कर देना चाहिए। गोदी में एकाध बच्चा विवाह के बाद ही पेट या गोद में आ ही जाता है। ऐसी दशा में आगे विद्या पढ़ने, नौकरी आदि करके स्वावलंबी बनने के सभी अवसर हाथ से निकल जाते हैं। तब जिंदगी भर बड़ी मुसीबत में दिन गुजारने पड़ते हैं। एक ओर कुआं, दूसरी ओर खाई की स्थिति में न मरना हो पाता है न जीना। कभी कभी लड़कियों की आयु बड़ी हो जाती है। लड़का ढूंढते ढूंढते बहुत सा समय गुजर जाता है, पर कहीं वानिग नहीं बनता। थोड़ी कुरूपता होने या पिता की आर्थिक दृष्टि से तंगी में रहने पर भी आयु बढ़ती चली जाती है। अभिभावकों की चिंता देखकर लड़कियां भी उद्विग्न हो उठती हैं। ऐसी दशा में अनुपयुक्त लड़के के साथ बांध देने, आत्महत्या जैसी कोई विपत्ति खड़ी कर देने के हादसे होते देखे गए हैं। ऐसी दशा में अधिक उपयुक्त यह है कि विवाह करने के लिए अपनी मर्जी न होने की बात खुलकर कह देने से सारा झंझट मिट जाता है। शिक्षिका की उपयुक्त पढ़ाई कर लेने पर वह नौकरी भी मिल जाती है। घर पर छोटे बच्चों के लिए ट्यूशन पाठशाला चला लेने पर भी अपने गुजारे के लायक पैसा मिल जाता है। साथ ही महिला जागृति जैसे कार्यों के लिए अवकाश मिलता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां कुछ कमाने लगती हैं और उस पैसे से परिवार की सहायता करने लगती हैं तो विवाह जल्दी करने की उपेक्षा भी की जाने लगती है, कारण कि विवाह होने पर उस आजीविका में तत्काल कटौती होती है। ऐसी दशा में भी उचित यही है कि अजनबी परिवार ससुराल के लिए जिंदगी खपा देने की अपेक्षा अपनी कमाई उस परिवार के लिए उत्सर्ग करे जिन्होंने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया है। हर हालत में एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि विवाह करना लड़की या लड़के किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है। यदि सरलता से उपयुक्त अवसर मिलता है तो ही उसे स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा जिस पर कितने ही लोग ऐच्छिक या अनैच्छिक कारणों से अविवाहित रहते हैं, उसी प्रकार अपने को भी रहने की बात सोचनी पड़े तो इसमें अनहोनी या असाधारण जैसी कोई बात नहीं है। उपयुक्त सहचरत्व मिले तो ही विवाह में लाभ है, अन्यथा अविवाहित जिंदगी काट लेने में भी कुछ असमंजस नहीं होना चाहिए। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी नर नारी परिवारों के बीच ही रहते हैं। इस समुदाय में नर नारी, छोटे बड़े, तरुण किशोर सभी होते हैं। इस समुदाय के बीच रिश्ते के हिसाब से पवित्र भाव अपनाने पड़ते हैं।
बहन भाई, पिता पुत्री आदि के रिश्ते नर नारी के बीच होते हैं और वे मर्यादा पूर्वक निभाते भी हैं। इस पवित्र दृष्टि को परिवार से बाहर भी अक्षुण्ण रखना चाहिए। दृष्टि को कुदृष्टि नहीं बनने देना चाहिए। कामुक व्यभिचारी कुटिल वेश्याएं जिस पर तरुण शरीरों को देखते ही अचिंत्य चिंतन करने लगते हैं, वह अनुपयुक्तता किसी को भी आदत में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। सुंदरता को देखकर अचिंत्य चिंतन करने लगना हर दृष्टि से हेय है। इतने भर से अनेक शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। उनके दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। शरीर और वस्त्रों को जिस प्रकार साफ सुथरा रखा जाता है, उसी प्रकार नर नारी के मध्यवर्ती शालीनता के अनुशासन को दृढ़ता पूर्वक निभाया जाना चाहिए। ईश्वर प्रदत्त भावना के अतिरेक का सर्वोत्तम उपयोग यह है कि जब जिस परिवार में रहना पड़े, उतने दिनों में उसके प्रत्येक सदस्य के साथ शिष्टाचार बरता जाए, सम्मान दिया जाए और उनके हिस्से के कामों में अपना यथासंभव योगदान दिया जाए। यह स्नेह सद्भाव के आदान प्रदान का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है। छोटों को छोटे के ढंग से, बराबर वालों और वयोवृद्धों को उनके स्तर के अनुरूप अपनी ओर से स्नेह सम्मान प्रदान करने का कोई अवसर चूका न जाए। जो बीमार हों, उनकी परिचर्या, दवा दारू पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इस प्रकार अपने निजी कामों में अन्यान्यों के कार्य सम्मिलित कर लेने पर काम का भार तो बढ़ता है, पर उस किए गए समयदान का प्रतिफल लौटकर गहरी सद्भावना और आत्मीयता के रूप में अपने को मिलता है। किन्हीं के बीच चल रहे मनोमालिन्य या असंतोष को दूर करना भी एक ऐसा कार्य है जो चुपके चुपके एकांत में भी किया जा सकता है। आमतौर से गलतफहमी के कारण ही मतभेद और मनोमालिन्य बढ़ते हैं। वे ही विद्वेष का प्रधान कारण होते हैं। वस्तुतः स्थिति तलाशने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे हल्का मन रहने पर टाला न जा सकता हो। इस कार्य में परिवार के हर विचारशील सदस्य को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। चुगली भिड़ाने से बात बढ़ जाती है और विरोधियों में से दोनों पीठ पीछे प्रकट की जाने वाली प्रशंसा, सद्भावना का विवरण बता देने पर जल्दी आग बुझ जाती है। जहाँ कहीं भी ऐसी चिंगारी सुलगना आरंभ हो, उसे बुझाने का भावनात्मक प्रयत्न करना चाहिए। लड़ा देने वालों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और मिला देने वाले प्रशंसा के पात्र समझे जाते हैं। यह सद्भावना अर्जित करते रहना एक बड़ा गुण है, जिसके लाभ प्रकारांतर से अनेक रूपों में उपलब्ध होते हैं। परिवार भी संयुक्त और सुस्थिर बना रहता है। इस परिणत को ध्यान में रखते हुए जब भी अवसर मिले, एक दूसरे को जोड़ने वाले उपयोगी प्रशंसात्मक परामर्श ही देते रहना चाहिए। घर एक छोटा दायरा है, उसमें थोड़ा ही इन सबके साथ अधिकांश समय बिताना पड़ता है। इन सबके साथ यदि अपनी ओर से प्रयत्न करके सद्भावना स्थापित कर ली जाए, तो उनके साथ सामान्य कामकाज करते हुए ही समय कट जाता है और यह प्रतीत नहीं होता कि किसी छोटे दायरे में एकाकी सिकुड़कर रहना पड़ रहा है। यदि अपने चिंतन में ही डूबे रहा जाए, अपनी ही कठिनाइयों पर सोचते रहा जाए, यही चिंतन चलाते रहा जाए कि अपनी निज सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या सोचा और क्या किया जाए, तो उस दिशा में अलग रहने के ही भाव उठते हैं। वह प्रक्रिया आरंभ में सुविधाजनक लगती है और अंततः अधिक बोझिल और अपयश देने वाली होती है। उदार दृष्टिकोण बनाए रहने पर दूसरों के काम भी अपने हो जाते हैं और उनके संबंध में क्रियाशील रहने पर छोटा दायरा भी एक भरा पूरा संसार जैसा प्रतीत होता है और उसमें रहते हुए मन नहीं ऊबता, वरन समय के साथ अधिकाधिक दिलचस्पी बढ़ती जाती है। नारी जीवन का प्रत्यक्ष स्वरूप भारी जटिल और नीरस होते हुए भी अपनी बुद्धिमत्ता से उसे सरस बनाया जा सकता है। जहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल हो, वहाँ छोटे मोटे घरेलू उद्योग भी लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे सृजनात्मक कौशल बढ़ता है और कुछ न कुछ आर्थिक लाभ भी होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के अन्य लोगों की सृजन प्रतिभा का विकास होता है, जो भविष्य में हाथ के कामों को अधिक सुंदरता से कर सकने की क्षमता बढ़ाती है। वाणी की नम्रता, मधुरता किसी की भी सज्जनता का बढ़ा चढ़ा प्रमाण है। इसे अपनाने पर कोई छोटा नहीं होता, वरन साथियों पर बड़प्पन की ही छाप छोड़ता है। उद्दत, उद्दंड, अहंकारी व्यवहार का प्रदर्शन तो रूखे और कटु व्यवहार से होता है। ऐसी आदत डाल लेने पर बड़प्पन मिलता तो नहीं, वरन उसकी कमी हर किसी पर प्रकट होती चली जाती है। अहंकारी के प्रति हर किसी की मान्यता और प्रतिक्रिया ऐसी होती है जिसे कटुता युक्त ही कहना चाहिए। यह ऐसा दुर्गुण है जिसमें लाभ तो तनिक भी नहीं,
हानि इतनी बड़ी है कि बिना किसी को हानि पहुंचाए अनेकों से शत्रुता जैसा संबंध विकसित होने लगता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रयत्न यही करना चाहिए कि अपनी भाव संवेदना नम्र, मधुर, शिष्ट भाषण तथा सेवा भावी व्यवहार के रूप में प्रकट होती रहे। महिलाओं को गृह लक्ष्मी कहा गया है। यह नाम इसलिए दिया गया है कि वे घर की संपन्नता को सुरक्षित एवं सुविकसित स्थिति में रखे रहती हैं। प्रत्यक्षतः वे कोई स्वतंत्र व्यवसाय तो नहीं करती जिससे धन कमाकर घर में जमा कर सके, पर मितव्ययिता में कुशल होने पर वे खर्चों में असाधारण बचत कर सकती हैं। असावधानी में ढेरों क्षति होती है। वस्तुएं टूटती फूटती बर्बाद होती रहती हैं, पर यदि उन्हें संभाल कर रखा जाए, थोड़ी सी अस्त व्यस्तता आते ही टूट फूट होते ही संभालते रहा जाए तो घर हमारा साफ सुथरा, मजा धुला और सुव्यवस्थित रहता है। घर भी एक प्रकार का शरीर है, भले ही वह किराए का क्यों ना हो, पर यदि उसे स्वच्छ सुसज्जित रखा गया है तो छोटा होने पर सर्वथा सुंदर प्रतीत होता रहेगा। जो आवेगा देखकर घर की ही नहीं, उसी अधिष्ठात्री गृह लक्ष्मी की भी प्रशंसा करता चला जाएगा। विलासिता में, श्रृंगार में कई घरों की अच्छी आजीविका भी समाप्त हो जाती है। इस पर बारीकी से दृष्टि रखी जाए और जो कार्य घर के लोगों का पारस्परिक सहयोग जुटकर किया जा सकता हो, उसके लिए वैसा प्रबंध किया जाए। मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें हंसते हंसाते विनोद उत्साह के लिए ढेरों काम निपट सकते हैं और नौकरी की जरूरत सामूहिक श्रम से ही पूरी हो जाती है। सादगी सर्वोत्तम श्रृंगार है। उसे स्वच्छता के आधार पर सहज ही बनाए रखा जा सकता है। उसके लिए अनावश्यक धन खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय का विभाजन गृहलक्ष्मी की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। घर में कई लोग रहते हैं, पर सबकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न समय पर प्रकट होती हैं। इस पर गृहिणी को इसके उसके कामों में निरंतर जुटा रहना पड़ता है। एक की फरमाइश पूरी हुई तो दूसरी आधमकती है। इस अवस्था का एक ही उपाय है कि परिवार का समय चार्ट हो। नियत समय पर काम करने की आदत सभी को डालनी चाहिए। इसमें पूरा परिवार अनुशासन में बंधता है। समय निर्धारित रहने पर गृहिणी को भी विश्राम के लिए, शिक्षा एवं योग्यता बढ़ाने का अभ्यास करने का समय मिलता है। कई लोग देर से घर लौटते हैं। इसके बाद टीवी, रेडियो, ताश आदि के मनोरंजनों में लग जाते हैं। जब घर आए तभी गर्म भोजन बनाने की इच्छा रखते हैं। ऐसी दशा में घर की महिलाएं देर से सोने, जल्दी उठने के कारण अपना स्वास्थ्य गंवा बैठती हैं। इस बुरी आदत को घर से निकालना चाहिए। जो लोग कुसमय घर आए, उनकी आवश्यकता की वस्तुएं नियत स्थान पर ढककर रख दी जाएं। वे आने पर उठाकर उपयोग कर लें। यह प्रतीक्षा न करें कि 24 घंटे हाथ बांधी खड़ी रहने वाली दासी की हाजिरी उसके लिए आवश्यक है। आमतौर से घर का काम धंधा बहुत ज्यादा नहीं होता, पर उनमें समय का व्यतिक्रम जुड़ा रहने के कारण नारी की व्यस्तता ऐसी रहती है जिसके कारण उसे अपने विश्राम, विनोद एवं अभ्युदय के लिए कुछ कर सकने की गुंजाइश ही नहीं रहती। गृहिणी की कुशलता इसमें है कि वह परिवार के हर सदस्य को समय का मूल्य समझाए और नियत समय पर नियत काम करने की आदत डालें। यह उपक्रम घर में अभ्यास करने पर अपने जिम्मे के बड़े एवं महत्वपूर्ण कार्यों पर ही व्यवहृत होता है और वे सभी कार्य सफलता पूर्वक संपन्न कर लेते हैं। यह छोटा सा अनुशासन परिवार के हर व्यक्ति का भविष्य उज्जवल बनाता है। घर में इसका प्रयोग अभ्यास करने से उसे स्वभाव में सम्मिलित करना भी सरल पड़ता है। साथ ही महिलाओं को भी अनुभव होता है कि उनका भी अपना कोई समय है और वे उसका उपयोग अपने लिए करके प्रगति की दिशा में भी कुछ कदम बढ़ा सकती हैं।